हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की, और इंग्लिश सेक्शन में हमारे पास आज का जो टॉपिक रहने वाला है ईडियम एंड फ्रेजेस रहने वाला है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। अगर हम बात करते हैं एनटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, JKPSI या फिर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। 100 ईडियम एंड फ्रेजेस इस वीडियो में रहेंगे और सभी के सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं से जाके फॉलो कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दिया गया है, इस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना और साथ ही साथ चीज़ें नोट करते रहना, जो भी मैं साथ साथ बोलता रहूँगा, ठीक है। इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। हम अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या दिया गया है? ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं ये, याद रख लेना, ठीक है। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीन हमारे पास क्या रहता है? समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। देखें, कोई चीज़ जो शुरू में क्या लगे, नुकसानदेह लगे, ठीक है, शुरू में उसका नुकसान हो मगर बाद में वो फ़ायदेमंद साबित हो, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट लेड मी टू ए बेटर कैरियर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। कोई चीज़ जो शुरू में नुकसानदेह लगे मगर बाद में फ़ायदेमंद साबित हो, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। हर एक चीज़ बड़े ही अच्छे से, बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए। फिर यहीं पे दिया गया है ए डाइम ए डजन। अब इसका मीनिंग क्या है? ए डाइम ए डजन का मीनिंग हमारे पास निकलता है वेरी कॉमन। देखें, आम चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो बड़े ही आसानी से यानी ईज़िली दस्तयाब हो, जो ईज़िली हमें मिल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल चीप मोबाइल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ चीप मोबाइल, चीप मोबाइल फ़ोन्स, चीप मोबाइल फ़ोन्स आर आ डाइम अ डजन दीज डेज, ठीक है, दीज डेज। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ए डाइम अ डजन का मीनिंग क्या होता है? वेरी कॉमन, जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो, बड़े ही आसानी से दस्तयाब हो। समझ आ गई? ओके। फिर यहीं पे दिया गया है बीट अराउंड द बश। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलता है? बीट अराउंड द बश का मीनिंग क्या निकलेगा? देखिए, जब बात करते हैं हम इसके बारे में तो इसका मीनिंग है मतलब बात को घुमा फिरा कर करना, असल बात से बचना। मतलब आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, आपकी लाइफ के बारे में, लेकिन आपने टाल मटोल कर दिया, आपने ना उस बात को उसके सामने रिप्रेजेंट नहीं किया, आपने कुछ और उसको बताया, ठीक है ना, घुमा फिरा के। तो यहाँ पे याद रखना है कि बीट अराउंड द बश का मीनिंग है अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन, ठीक है, यानी कि अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द मेन टॉपिक। कि जब आप क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है, टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द मेन टॉपिक के बारे में आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं बात करना। एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड, इस तरह से इसका यूज़ होता है। तो आपको चीज़ समझ आई होगी कि बीट अराउंड द बश का मीनिंग क्या है? बात को घुमा फिरा कर करना, असल बात से बचना, ओके। फिर हमारे पास यहीं पे 4th नंबर पे दिया है बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। बेटर लेट देन नेवर, इसका मीनिंग क्या होता है? देर से करना बेहतर है बजाय इसके कि बिल्कुल ना किया जाए। मतलब कोई काम आप लेट करते हैं वो करना बेहतर है, ठीक है ना करने के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे इट इज़ बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल, ठीक है ना। मतलब कोई चीज़ लेट करना बेहतर है बजाय इसके कि बिल्कुल ना किया जाए। तो यहाँ पे इट इज़ बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल के तौर पे ही फाइनली अपोलोजाइज्ड, उसने क्या किया? फाइनली अपोलोजाइज्ड किया। बेटर लेट देन नेवर। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हमारे पास बेटर लेट देन नेवर का मीनिंग क्या निकलता है। फिर यहीं पे 5th नंबर पे दिया गया है बाइट द बुलेट। क्या दिया गया? बाइट द बुलेट। अब अगर आपसे कोई पूछे बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या है, तो याद रखना हमारे पास टू इंड्योर समथिंग पेनफुल, हिम्मत के साथ मुश्किल या तकलीफ दह काम बर्दाश्त करना। मान के चलते हैं आज आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं, JNK हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर JKPSI की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं, आप फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे। आप इस गर्मी में भी, ठीक है, आप दिन रात एक कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मंजिल को पाने के लिए, ठीक। तो वही कह रहा है कि टू इंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन विद कोरेज, कि आप जब क्या करते हैं, इंड्योर करते हैं एक पेनफुल सिचुएशन को कोरेज के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, मतलब आप हिम्मत के साथ मुश्किल या तकलीफ का काम जो होता है उसको बर्दाश्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल हैव टू बाइट द बुलेट। समझ आया होगा कि बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या है। ओके, फिर आ जाता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या है? देखें, ये ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। फिर यहीं पे आपको याद रखना है, हमारे पास दिया गया है ब्रेक द आइस। क्या दिया गया? ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या निकलता है? देखें, आपको वर्डिंग से ही लगता होगा यहाँ पे कि कोई खामोशी या फिर झिझक ख़त्म करके बातचीत शुरू करना। झिझक क्या होता है उर्दू में? अगर आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आप बड़ी खामोश नहीं रहते हो, ठीक है ना, ना ही आप किसी के आगे मतलब ऐसे शर्म करते हो, बिना किसी झिझक के आप क्या करते हैं, बात को शुरू कर देते हैं। मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग, इसका मीनिंग निकलता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, ठीक है, क्या करना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना एक सोशल सेटिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे, ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि खामोशी या झिझक ख़त्म करके बातचीत शुरू करने को हम कहते हैं ब्रेक द आइस। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। समझ आया? ओके। फिर हमारे पास दिया गया है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या है? देखें, रात गे तक मेहनत या पढ़ाई करना, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं लेट नाइट, आप स्टडी कर रहे हैं लेट नाइट तक, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है टू वर्क लेट इन टू द नाइट। एग्जाम्पल के तौर पे, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर असाइनमेंट। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, टू वर्क लेट इन टू द नाइट इसका मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर असाइनमेंट, तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या है। ओके, फिर हमारे पास दिया गया है कॉल इट अ डे। अगर आप में से किसी ने जे&के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था, जो नोटिफिकेशन 2024 में निकली थी, तो मैंने जो इडियम एंड फ्रेजेस आपको पढ़ाए थे ना, 4-5 वहाँ पे पूछे गए थे और 4 डायरेक्टली मेरी वीडियो से पूछे गए थे, और उनमें से एक ये भी था, कॉल इट अ डे। अब कॉल इट अ डे का मीनिंग क्या निकलता है? दिन का काम ख़त्म करना, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे यानी कि दिन का काम ख़त्म करना, इसको हम कहते हैं कॉल इट अ डे। एग्जाम्पल के तौर पे, इट्स ऑलरेडी 7 PM, लेट्स कॉल इट अ डे। समझ आया? आया होगा। अब यहीं पे ना दिया गया है कट कार्नर्स। कट कार्नर्स का मीनिंग क्या निकलता है? देखें, कट कार्नर्स का मीनिंग है कि हमारे पास क्वालिटी या असूलों पर समझौता करके काम आसानी से करना। क्या समझ आया? टू डू समथिंग इन अ चीप और ईजी वे, ऑफन कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। यहाँ पे लिया गया है डू समथिंग बैडली और चीपली, कि जब आप क्या करते हैं, कोई चीज़ बैडली या फिर चीपली करते हैं, तो इसको कहा जाता है कट कार्नर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, डोंट कट कार्नर्स व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। तो आपको समझ आया होगा कि कट कार्नर्स का मीनिंग क्या निकलता है, टू डू समथिंग इन अ चीप और ईजी वे, ऑफन कंप्राइजिंग क्वालिटी। समझ आ गया? ओके। फिर यहीं पे हमारे पास दिया गया है डेविल एडवोकेट। अब बताएं इसका मीनिंग क्या निकलेगा? जब हम बात करते हैं डेविल एडवोकेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ए पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ठीक है, आर्ग्यू द अपोजिट साइड फॉर द सेक ऑफ डिबेट, मतलब कि जानबूझकर मुखालफत करने वाला, ताकि बहस या सोच में कोई नई बात आए, ठीक है, कोई आग भड़काने की कोशिश करता हो, जानबूझकर मुखालफत करने वाला जो इंसान होता है वो क्या करता है, किसी का मामला होता है और उसमें वो आग लगाने की कोशिश करता है। इस तरह से यूज़ किया जाता है डेविल एडवोकेट, ठीक है, ए पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल एडवोकेट टू सी हाउ स्ट्रॉन्ग योर आर्गूमेंट इज। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। फिर यहीं पे दिया गया है डोंट क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, डोंट क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क का मीनिंग है हमारे पास डोंट बी अपसेट अवर समथिंग यू कैन नॉट चेंज। अब देखें, अगर हम बात करते हैं डोंट क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क के बारे में, जो हो गया इस पर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कि मान के चलते हैं आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, 1 मार्क्स से आपका रह गया, तो आपको उसके बारे में अफसोस नहीं करना है, क्योंकि अब उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं अफसोस करने से। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। याद रखना, डोंट वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे, डोंट क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क, यूर फ़ोन इज़ ऑलरेडी ब्रोकन। फ़ोन टूट गया है, अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से डोंट क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क का यूज़ होता है।
आ गया समझ, क्लियर। फिर यहीं पे दिया गया है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, आई लॉस्ट माई जॉब बट स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। देखिए नौकरी चली गई लेकिन कारोबार शुरू किया, हर मुसीबत के बाद आसानी है, इस तरह से ये यूज़ हुआ ना। देखें देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। फिर पूछा गया है फील अंडर द वेदर। अब फील अंडर द वेदर ये JKSSB ने भी पूछा हुआ है इससे पहले। फील अंडर द वेदर का मीनिंग क्या है? देखिए जब हम बात करते हैं फील अंडर द वेदर के बारे में, इसका मीनिंग है टू फील सिक और अनवेल, यानी फीलिंग सिक, तबीयत ठीक ना होना, इस तरह से ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन नॉट गो टू वर्क टूडे, आई फील अंडर द वेदर, मैं आज काम पर नहीं जा सकता, तबीयत ठीक नहीं है। तो फील अंडर द वेदर का मीनिंग आपको पता चल गया होगा, टू फील सिक और अनवेल। फिर दिया गया है हिट द नेल ऑन द हेड। जब हम बात करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड की, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? देखिए टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज़ काजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम, असल बात या मसला को सही पहचान लेना, ठीक है। कोई असल बात हो या कोई मसला हो तो उसको आप सही तरह से पहचान लेते हैं, इस तरह से ही यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड दिस प्रोजेक्ट नीड्स बेटर प्लानिंग, तुमने बिल्कुल सही कहा कि इस मंसूबे को बेहतर मंसूबाबंदी की ज़रूरत है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज़ काजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम, ठीक है, टू बी एग्जैक्टली राइट, इसका मीनिंग निकलता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास दिया गया है हिट द सैक। अब ये क्या है? देखें इसका मीनिंग निकलता है सो जाना, ठीक है। हिट द सैक का मीनिंग क्या होता है? सो जाना। देखें उर्दू में कैसे पढ़ता है, जैसे कि सोने जाना। अगर आपको उर्दू सीखना है, आप में से अगर किसी को उर्दू सीखना है, ठीक है, उर्दू नहीं आती, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी समझ आएगी तो हम उर्दू की क्लासेस भी यहाँ पे यूट्यूब पे लाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला हिट द सैग, इसका मीनिंग क्या है? देखें टू गो टू बेड आर स्लीप, सोने जाना, सीन वाव नुनिये ने जीम अलिफ जा नुन अलिफ ना, सोने जाना, ठीक है, इसका मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैग, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हिट द सैग का मीनिंग क्या है? गो टू बेड, क्लियर। फिर यहीं पे हमारे पास आता है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, इसका मीनिंग क्या है? बिल्कुल वक्त पर, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल वक्त पर। देखें तो याद रखना इन द निक ऑफ टाइम का मीनिंग है जस्ट इन टाइम, बिल्कुल वक्त पर, जस्ट इन टाइम बिफोर इट्स टू लेट, ये इस तरह से पढ़ता है उर्दू में, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना एग्जाम्पल वी रीच द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, हम बिल्कुल वक्त पर स्टेशन पहुँचे। तो यहाँ पे आपको समझ आई होगी, इन द निक ऑफ टाइम का मीनिंग है बिल्कुल सही वक्त पर आना। फिर यहीं पे दिया गया है नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू टेंगो। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? इट टेक्स टू टू टेंगो। देखें अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसका मीनिंग निकलता है बोथ पीपल इन्वॉल्व इन ए बैड सिचुएशन आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बोथ पीपल इन्वॉल्व आर रिस्पॉन्सिबल, यानी किसी झगड़े या मसले में दोनों फरीक, दोनों आदमियों का बराबर का जिम्मेदार होना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे डोंट ब्लेम ओनली हर, इट टेक्स टू टू टेंगो, सिर्फ उसे इल्ज़ाम ना दो, दोनों की गलती है। मतलब हम कहते हैं ना सिर्फ एक की गलती है, नहीं, ये यूज़ होता है जब दोनों आदमियों की किसी एक झगड़े में गलती हो तो हम यूज़ करते हैं इट टेक्स टू टू टेंगो, बोथ पीपल इन्वॉल्व आर रिस्पॉन्सिबल। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना मुझसे, ये भी आप साथ साथ नोट कर लिया करें, फिर जब आप रिवाइज करेंगे ना देखना आपको कैसे चीज़ें याद रहती हैं। और ईडियम एंड फ्रेजेस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है, समझ आया? ओके। अब यहाँ पे आया है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। बताएं किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, इसका मीनिंग क्या निकलता है? बिल्कुल इजी है। देखिए एक तीर से 2 शिकार करना, आपने सुना है ना, एक तीर से 2 शिकार करना। जब क्या किया जाता है? एक तीर से 2 शिकार किए जाते हैं। कितने? 2 शिकार। तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है अचीव 2 थिंग्स एट वंस, ठीक है, टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स विद 1 एक्शन। एग्जाम्पल आई विजिटेड माई फ्रेंड एंड आल्सो डिलीवर्ड द पैकेज, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मैं दोस्त से मिला और पार्सल भी दे दिया, एक तीर से 2 शिकार। इस तरह से ये यूज़ किया जाता है, समझ आया? अचीव 2 थिंग्स एट वंस, क्लियर। फिर हमारे सामने दिया गया है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील ए सीक्रेट। अब देखें हमारे पास ना इसका मीनिंग क्या निकलता है कि गलती से किसी का राज फाश कर देना। राज करने का मीनिंग ये हुआ किसी ने आपको सीक्रेट बताया लेकिन आपने किसी और को बता दिया, तो इसी को कहते हैं राज फाश करना, गलती से राज फाश कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसने गलती से सरप्राइज पार्टी का राज फश कर दिया, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अब आपको इसका समझ आया होगा, ठीक है। फिर यहीं पे प्यारे दोस्तों मिस द बोट, यहाँ पे दिया गया है मिस द बोट।
मिस द बोट का मीनिंग क्या है? देखें, मिस द बोट का मीनिंग निकलता है मौका गवा देना, मौका गवा देना। अब मौका कैसे पड़ता है? मीम वाव, याद रखना, काफ और आइन, मौका, ठीक है, गवा देना, गवा देना, मौका गवा देना। मिस द बोट, मिस एन अपॉर्चुनिटी। अब ये उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ कि साथ साथ थोड़ा सा आपको उर्दू का भी पता चल जाए कि हमारे पास इसका मीनिंग उर्दू में क्या निकलता है या हिंदी में क्या निकलता है, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। मिस द बोट का मीनिंग है याद रखना मौका गवा देना। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई डिड नॉट अप्लाई ऑन टाइम एंड मिस द बोट, मैंने वक्त पर दरख्वास्त नहीं दी, ठीक है, और मौका ज़ाया हो गया, या मैंने वक्त पे फॉर्म नहीं भरा और मुझसे वो मौका ज़ाया हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी मिस द बोट के बारे में, जिसका मीनिंग निकलता है मिस एन अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहीं पे दिया गया है वंस इन अ ब्लू मून। अब यहीं पे आपको पता होना चाहिए वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग क्या निकलता है? बहुत कम, ठीक है ना, बहुत कम। मान के चलते हैं आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, वो आपको ना कभी कभार बहुत कम मिलता हो, ठीक है, वेरी रेयरली, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे ही विजिट्स अस वंस इन अ ब्लू मून, वो बहुत कम हमें मिलने आता है। इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है, किसका? वंस इन अ ब्लू मून का। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए, जिसका मीनिंग है वेरी रेयरली, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ईजी है लेकिन पूछा जाता है। फिर यहीं पे दिया गया है ऑन द बाल। ऑन द बाल का मीनिंग क्या है? देखें, ऑन द बाल का मीनिंग होता है होशियार, चालाक, चुस्त, ठीक है, होशियार, ठीक है। होशियार कैसे पढ़ता है? होशियार ऐसे पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑन द बाल का मीनिंग है अलर्ट एंड क्विक टू रिएक्ट, अलर्ट एंड क्विक टू अंडरस्टैंड थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे शी इज़ रियली ऑन द बाल इन क्लास, वो क्लास में वाकई बहुत होशियार है। समझ आया होगा आपको? ऑन द बाल का मीनिंग क्या है? अलर्ट एंड क्विक टू रिएक्ट। ओके, फिर आ जाता है पुल समवन्स लेग। अब इसका मीनिंग क्या है? देखें, पुल समवन्स लेग का मीनिंग है मजाक उड़ाना। क्या करना? मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना है ना, तो याद रखना इसी को कहा जाता है, या किसी को ना हंसी हंसी में छेड़ना, ठीक है। पुल समवन्स लेग इस तरह से यूज़ होता है। टू जोक और टीज समवन, इसका मीनिंग क्या निकलता है? जोक विद समवन, या हम कह सकते हैं टू जोक और टीज समवन। एग्जाम्पल के तौर पे आई वॉज जस्ट पुलिंग यूर लेग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। समझ आया होगा? ओके। स्पीक ऑफ द डेविल, अब इसका मीनिंग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर हम बात करते हैं स्पीक ऑफ द डेविल की, इसका मीनिंग निकलता है जिसका जिक्र किया वही आ गया। हम नहीं कहते हम तेरी ही बात कर रहे थे, तू ही आके टपका। समझ आया कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? कि जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वही आ जाए। किंग द पर्सन वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट शोड अप, ठीक है। व्हेन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स, तब यह है कि स्पीक ऑफ द डेविल का मीनिंग है द पर्सन वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट शोड अप, जिसका जिक्र करते हैं हम वही वहीं पे आ जाए, तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। समझ आया होगा? ओके। फिर हमारे पास प्यारे दोस्तों दिया गया है यहाँ पे स्टील समवन्स थंडर, ठीक है। स्टील समवन्स थंडर का मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग यह है कि किसी और की कामयाबी या तारीफ छीन लेना। क्या करना? किसी और की सक्सेस या उसकी प्रेज को छीन लेना। इसका मीनिंग क्या है? टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया। एग्जाम्पल के तौर पे ही स्टोल माई थंडर बाई अनाउंसिंग माई आइडिया फर्स्ट, उसने मेरी बात पहले बोलकर मेरी वाही ले ली, मेरी तारीफ जो थी वो ले ली, मेरी कामयाबी ले ली। कैसे? मतलब आइडिया तो मैंने दिया था लेकिन पहले उसने वो आइडिया किसी को बता दिया, उसने मेरी बात पहले बोलकर क्या कर लिया, जो मेरी सक्सेस थी, जो मेरी कामयाबी थी या जो मेरी प्रेज थी उसको छीन लिया। इस तरह से इसका यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। स्टील समवन थंडर का मीनिंग है टू टेक क्रेडिट फॉर समवन। ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टेक विद द ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विद द ग्रेन ऑफ साल्ट की जब बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है ज़्यादा संजीदगी से ना लेना। मतलब कहने का ये डोंट टेक इट टू सीरियसली, जब आप किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है ना, आप क्या बन जाते हैं? बी स्पेक्टिकल बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते तो इस तरह से इसका यूज़ होता है टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे टेक हिज एडवाइस विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, उसकी बातों को इतना संजीदा ना लो, मतलब कि आप उसकी बातों को इतना सीरियस ना लो। टेक हिज एडवाइस विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, आप उसकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियस मत लो। इस तरह से ये यूज़ होता है, याद रखना, टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का, जैसे कि मैंने आपको बता दी। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यहाँ पे क्या आएगा? देखें, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकलता है हमारे पास दो फ़ायदे एक साथ हासिल करना।
मतलब कि दो बेनिफिट्स को आप जब एक साथ हासिल कर लेते हैं तो तब इसका यूज़ होता है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऑल एडवांटेजेस एट वंस। ठीक है, मीनिंग इसका क्या है, इंजॉइंग टू डिफरेंट एडवांटेजेस एट द सेम टाइम। जब आप क्या करते हैं, दो फायदे एक साथ हासिल करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शी वर्क्स पार्ट टाइम एंड हैज़ टाइम फॉर हर किड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो पार्ट टाइम काम करती है और बच्चों के लिए वक्त भी होता है, तो दोनों फायदे हुए ना उसके। तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड का आपको समझ आया होगा। फिर हमारे पास है थ्रो इन द टॉवल। अब देखें, थ्रो इन द टॉवल का मीनिंग क्या है, हार मान लेना। क्या मान लेना मेरे प्यारे दोस्तों, हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेने को हम कहते हैं, याद रखना, थ्रो इन द टॉवल, गिव अप, टू गिव अप आ सरेंडर। एग्जाम्पल के तौर पे आफ्टर फेलिंग ट्वाइस, दो बार नाकाम होने के बाद ही थ्रू इन द टॉवल, उसने क्या कर ली, हार मान ली। तो आपको थ्रो इन द टॉवल का मतलब समझ आया होगा। फिर यहीं पे दिया गया अप इन द एयर। अप इन द एयर का मीनिंग है कि कोई ऐसा डिसीजन जिसे हम तय ना कर पाएँ। ठीक है ना, अप इन द एयर अनसर्टन हो, जो अनसर्टन या फिर अनडिसाइडेड हो। ठीक है, जिस पे हमें यकीन ही ना हो। द प्लान इज स्टिल अप इन द एयर, मतलब कि जो हमारा प्लान है, जो हमारा मंसूबा है, वो अभी तय ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अप इन द एयर का मीनिंग आपको समझ आया होगा। ओके, फिर हमारे पास दिया गया है अंडर द टेबल। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंडर द टेबल का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, छुप कर या गैर कानूनी तरीके से जब आप कोई काम करते हैं सीक्रेट में, तो अंडर द टेबल का यूज़ होता है। समझ रहे हो ना, साथ साथ लिख लिया करो जो बातें बता रहा हूँ। डन सेक्रेटली और इलीगली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ही गॉट पेड अंडर द टेबल। ओके, से खुफिया तौर पर पैसे दिए गए। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर हमारे पास दिया गया है बाय द बुक। बाय द बुक का मीनिंग क्या होता है, देखें, बाय द बुक का मीनिंग है हमारे पास फॉलो करना रूल्स को स्ट्रिक्टली। रूल्स को जब आप स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करते हैं तो बाय द बुक इस तरह से यूज़ होता है। एग्जाम्पल, द ऑफिसर डज एवरीथिंग बाय द बुक। ये जो अफसर है वो हर काम असूलों के मुताबिक करता है। किसके मुताबिक, असूलों के मुताबिक। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आई होगी। बाय द बुक का मीनिंग क्या है, फॉलो रूल स्ट्रिक्टली। फिर हमारे पास दिया गया है ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। बताएं इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। देखें, इसका मीनिंग निकलता है एक तस्वीर जो 1000 लफ्ज़ों के बराबर होती है। इमेज आर मोर पावरफुल देन वर्ड्स, हम इस तरह से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द फोटो एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तस्वीर ने सब कुछ बता दिया, वजह कर दिया कि एक तस्वीर जो होती है ये 1000 बातों के बराबर होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। विजुअल्स आर मोर डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इमेज आर मोर पावरफुल देन वर्ड्स। ओके, देखें, अगर आप में से कोई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे अपडेटेड लेक्चर भी लाएंगे इसके रिलेटेड। इससे पहले हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पे कवर किया था। अगर हम बात करें जो 2024 में नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें हमने आपके 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए थे। ठीक है, तो आपको कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात की जाए, कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। इंग्लिश सेक्शन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, 2024 के हमने कंप्लीट करंट अफेयर करवाए, तो आपको अच्छे से PDF मिल जाएंगे। अपडेटेड लेक्चर्स के PDF भी मिल जाएंगे। अपडेटेड लेक्चर्स PDF के साथ साथ डेली वीडियो सेशन भी होंगे। ओके, और हम आपके दोबारा से 10+ फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, इसकी टोटल फ़ी आपको सिर्फ 499 रुपीज़ पड़ेगी। और हाँ, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट के लिए 1500+ MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 1500+ MCQs अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पे। और आपके बहुत सारे MCQs तो 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट में भी कवर हो जाएंगे। तो आप यहीं से हिसाब लगा सकते हैं कि 1500 MCQs ये हो गए और 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड जो हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, इनके MCQs मिला के ये काफ़ी सारे MCQs भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेक्चर्स के जो हमारे पास PDF होंगे, टॉपिक वाइज MCQs वो अलग से कवर होंगे। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा तैयारी करना। ठीक है, तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा, अगर आपको ये मटेरियल लेना है, आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन लेनी है, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगी। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा देना। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अब फिर यहीं पे दिया गया है बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस का मीनिंग क्या है, देखें, इसका मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी परमानेंटली। ठीक है, डिस्ट्रॉय होना रिलेशनशिप का, ताल्लुकात का हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे ही क्विट द जॉब एंग्रली एंड बर्न ऑल ब्रिजेस विद हिज बॉस। उसने क्या किया, वो गुस्से में नौकरी छोड़कर अपने जो उसका बॉस था ना, उससे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। तो इस तरह से ये बर्न ब्रिजेस यूज़ होता है। समझ आया होगा। फिर हमारे पास दिया गया है कॉस्ट इन आर्म एंड ए लेग। ठीक है,
इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग है बहुत महंगा पढ़ना। क्या कहा मैंने? बहुत महंगा पढ़ना, यानी वेरी एक्सपेंसिव, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मीनिंग है वेरी एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल के तौर पे दैट न्यू फ़ोन, अगर मैं बोलूँ दैट न्यू फ़ोन कास्ट मी एन आर्म एंड ए लेग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर यहीं पे दिया गया है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मीनिंग क्या है? देखें, क्राई वुल्फ का मीनिंग है झूठा खतरा बार बार बताना। बात करते हैं क्राई वुल्फ के बारे में। इसका मीनिंग है रेज फॉल्स अलार्म। ठीक है, टू रेज ए फॉल्स अलार्म अगेन एंड अगेन, यानी झूठा खतरा बार बार बताना, झूठ बोलना बार बार। मान के चलते आपका कोई दोस्त है, वो आपको फ़ोन करके बोलता है कि मेरे को मुसीबत आ चुकी है, मेरे पे परेशानी आ चुकी, मेरी हेल्प कर दे। आप उसके पास जाते हैं लेकिन उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती, लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा आता है वो सच में परेशान होता है, लेकिन तब आप उसके पास नहीं जाते क्योंकि आपको उस पर अब यकीन ही नहीं रहा, क्योंकि वो झूठ बोलता था। ठीक है ना, वो रेज़ करता था फॉल्स अलार्म को बार बार। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। ठीक है, ही ऑलवेज क्राइज वुल्फ सो नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही वाज रियली इन ट्रबल। यहीं पे दिया गया है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मीनिंग क्या है? देखें, अगर हम बात करते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मीनिंग है कि सारी उम्मीदें एक ही चीज़ पर ना लगाओ। क्या कहा मैंने? कि सारी उम्मीदें, सारी होप्स एक ही चीज़ पर मत लगाओ। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान और इन्वेस्टमेंट। आपका कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए दूसरा। ठीक है, एग्जाम्पल आई इन्वेस्टेड इन 2 कंपनीज बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। मैंने 2 कंपनियों में अपना क्या किया है? अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है, क्योंकि मैं सारी उम्मीदें एक पर नहीं लगाना चाहता। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि यहाँ पे बैकअप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान और इन्वेस्टमेंट, यानी कि डोंट रिलाई ऑन वन थिंग, किसी एक चीज़ पे ही रिलाई नहीं करना चाहिए। फिश आउट ऑफ वाटर, अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग है फीलिंग अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस। याद रखना, मतलब आप किसी अजनबी माहौल में हैं, इन्वायरमेंट में हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप को ना सही महसूस फील नहीं करते, अनकंफर्टेबल वहाँ पे आप महसूस करते हैं। अनकंफर्टेबल सिचुएशन को कहा जाता है। ठीक है, फीलिंग अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर एट द फैंसी डिनर पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की आपको समझ आई होगी फिश आउट ऑफ वाटर के बारे में। फिर यहीं पे दिया गया है गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? देखिए, आपने कई बार लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं कि जैसा सलूक दूसरों से किया जाता है वैसा ही खुद के साथ होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझना है टू एक्सपीरियंस द सेम बैड ट्रीटमेंट यू गिव टू अदर्स। जैसे आप दूसरों के साथ करते हो वैसा ही आपके साथ होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकलता है गेट ट्रीटेड द वे यू ट्रीट अदर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ही यूज्ड टू बी रूड ओके टू एवरीवन बट नाउ ही इज़ गेटिंग ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। वो सबसे बदतमीज़ी करता था, अब उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो इस तरह से यूज़ होता है गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। फिर दिया गया हिट द जैकपॉट। अब देखिए, इसका मीनिंग क्या है? टू विन और फाइंड ग्रेट सक्सेस। देखिए, मीनिंग है टू विन और अचीव समथिंग ग्रेट। मीनिंग क्या हुआ? बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना, या कोई आपने प्राइज़ जीता है, इस तरह से यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे शी हिट द जैकपॉट विद हर न्यू बिजनेस आइडिया। उसने अपना जो नया कारोबार खोला है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है? एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरह है। ठीक, हिट द जैकपॉट, टू विन और अचीव समथिंग ग्रेट, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना, टू विन और फाइंड ग्रेट सक्सेस। फिर दिया गया इन हॉट वाटर। हॉट वाटर का मीनिंग क्या? देखें, जब हम बात करते हैं हॉट वाटर की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन ट्रबल आर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल या फिर मुसीबत में होना। हॉट वाटर का मीनिंग क्या है? मुश्किल या फिर मुसीबत में होना। एग्जाम्पल के तौर पे ही फॉरगेट हिज वाइफ बर्थडे एंड नाउ ही इज़ इन हॉट वाटर। वो अपनी बीवी का बर्थडे भूल गया और अब वो मुसीबत में है, तो इन हॉट वाटर में है, इन ट्रबल में है, यानी कि इन ट्रबल आर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ आई होगी। क्लियर? फिर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है जंप ऑन द बैंड वैगन। अब इसका मीनिंग क्या है? देखें, इसका मीनिंग है हमारे पास टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग दैट इज़ करंटली पॉपुलर आर ट्रेंडिंग, यानी कि जो करंटली क्या हो, पॉपुलर हो या फिर ट्रेंडिंग में हो, तो यानी कि फॉलो करना एक ट्रेंड को। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, किसी पॉपुलर चीज़ या फैशन का क्या होना, हिस्सा बन जाना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग दैट ऐप सो आई जंप्ड ऑन द बैंड वैगन टू। ठीक है, मतलब सब लोग वो ऐप इस्तेमाल करने लगे तो मैंने भी फैशन के पीछे चलना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर यहीं पे दिया गया है कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड जो है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसका मीनिंग क्या है? किसी चीज़ के अच्छे होने की उम्मीद रखना। याद रखना, किसी चीज़ के अच्छे होने की उम्मीद रखना। क्या कहा मैंने? किसी चीज़ के अच्छे होने की उम्मीद रखना, होप फॉर द बेस्ट।
टू होप फॉर ए गुड आउटकम। एग्जाम्पल, आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर मी। कल मेरा इंटरव्यू है, मेरे लिए दुआ करो कि सब अच्छा हो। इस तरह से आप यूज़ करते हैं कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड को। फिर दिया गया है लास्ट स्ट्रा। अब ये लास्ट स्ट्रा क्या है? लास्ट स्ट्रा की बात करें तो याद रखना आखिरी हद जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए, फाइनल लिमिट ऑफ पेशेंस, जब आपका पेशेंस जो है ना उसकी इंतहा ख़त्म हो जाती है, ठीक है। द फाइनल प्रॉब्लम आर अनॉयंस दैट मेक्स ए सिचुएशन अनबियरेबल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, हिज कंस्टेंट लाइंग वाज द लास्ट स्ट्रा आई हैड टू एंड द फ्रेंडशिप। उसका कंटिन्यू झूठ बोलना आखिरी हद था, मुझे दोस्ती ख़त्म करनी पड़ी। तो फाइनल लिमिट ऑफ पेशेंस याद रखना, लास्ट स्ट्रा इस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर यहीं पर दिया गया है मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मीनिंग क्या है? बात को ना बिल्कुल मुख्तसर करना, मतलब समराइज़ करना। ब्रीफली आपने किसी चीज़ को बता रहे हैं, टू समराइज समथिंग ब्रीफली, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी मिस द फ्लाइट। लंबी बात को हम क्या करते हैं? कम करते हैं, मुख्तसर करते हैं, हम फ्लाइट से वरना रह जाएंगे, ठीक है, फ्लाइट हमारी रह जाएगी। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, टू समराइज समथिंग ब्रीफली, ओके। फिर आपको दिया गया है नॉट प्लेइंग विद ए फुल डेक। अब यहाँ पे क्या रहेगा देखें, नॉट प्लेइंग विद ए फुल डेक का मतलब यह है कि दिमागी तौर पर मुकम्मल जो ठीक नहीं होता, कंप्लीटली जो बंदा ठीक नहीं होता। नॉट मेंटली स्टेबल और नॉट वेरी स्मार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, ही बिलीव्स एलियंस लाइव इन हिज गार्डन, ही इज़ नॉट प्लेइंग विद ए फुल डेक। वो कहता है कि हमारे पास जो एलियंस हैं वो उसके बाग में हैं, ठीक है ना, उसका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है। ही बिलीव एलियंस लाइव इन हिज गार्डन, ही इज़ नॉट प्लेइंग विद ए फुल डेक। तो कहने का मतलब है कि दिमागी तौर पर मुकम्मल ठीक ना होने को हम कहते हैं, और ये इस तरह से यूज़ किया जाता है, नॉट प्लेइंग विद ए फुल डेक, जो दिमाग के साथ काम ना करता हो। आउट ऑफ द ब्लू, इसका मीनिंग क्या देखें? अनएक्सपेक्टेडली। देखिए अनएक्सपेक्टेडली यानी कि हमारे पास अचानक, बगैर किसी अंदेशे के, हमें आता पता ही ना हो, तो आउट ऑफ द ब्लू का यूज़ किया जाता है। सडनली, अचानक, एंड अनएक्सपेक्टेडली इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद उसने अचानक मुझे मतलब कॉल की, इस तरह से। जैसे कि शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उसने अचानक से मुझे कॉल की। तो यहाँ पे ये इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू यानी अचानक और अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ का होना। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है अवर द मून। देखिए अवर द मून का मीनिंग होता है, याद रखना, एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड। एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर एक्साइटेड होना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई वॉज अवर द मून व्हेन आई गॉट द जॉब। जब मुझे नौकरी मिली तो मैं खुशी से क्या हो गया? बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। फिर आपके सामने दिया गया है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग क्या है देखें, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग आर ट्रुथ। बातों के पीछे का मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना हिडन मीनिंग को, याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, ही सैड ही वॉज फाइन बट आई रीड बिटवीन द लाइन्स ही वॉज अपसेट। उसने कहा वो ठीक है, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगा के देखा तो वो परेशान था, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स का, जिसमें हमें पता है कि इसका मीनिंग है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग आर ट्रुथ, ठीक है। फिर यहीं पे आपको याद रखना है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मीनिंग क्या है देखें, सी आई टू आई का मीनिंग है मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली किसी की बात से क्या होना? राज़ी होना, ठीक है ना, एग्री करना। टू एग्री कंप्लीटली विद समवन, जब आप क्या करते हैं? एग्री करते हैं कंप्लीटली किसी के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, वी डोंट सी आई टू आई ऑन पॉलिटिक्स। हम सियासत के बारे में एक दूसरे से क्या नहीं है? आई टू आई नहीं है, मतलब राज़ी नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर दिया गया है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप बताएं बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मीनिंग क्या है देखें। इसका मतलब है कि अब फैसला या कदम आपके हाथ में है, इट्स योर डिसीजन, ठीक है ना। इट्स योर टर्न टू मेक ए डिसीजन और टेक एक्शन, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव डन माई पार्ट नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर चुका हूँ, अब फैसला तुम्हारे हाथ है। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मीनिंग क्या है, इट्स योर डिसीजन। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हम इंग्लिश को बड़े अच्छे से कवर करेंगे। हाई कोर्ट एग्ज़ाम की बात करें, JKPSI या फिर NT की, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। बस आप क्या करें, अच्छे से क्लास को वॉच किया करें, ठीक है। फिर यहीं पे दिया गया है थ्रो कॉशन टू द विंड, ठीक है। जब हम बात करते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ख़तरा मोल लेना या बगैर सोचे कुछ करना, ठीक है ना। इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, टेक ए रिस्क, ठीक है। तो आप याद रखेंगे टू टेक अ रिस्क एंड एक्ट रेकलेसली। जब आप कोई खतरा मोल लेते हैं या बगैर सोचे समझे कुछ काम करते हैं तो इस तरह से यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, शी थ्रू कॉशन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हर मनी इन वन स्टॉक। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर दिया गया टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का मीनिंग क्या है? देखें, जानबूझकर किसी गलत चीज़ को नज़रअंदाज करना। जब आप क्या करते हैं, जानबूझकर किसी गलत चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो इसका यूज़ होता है इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, ओके।
टू इग्नोर समथिंग रॉन्ग आर प्रिटेंड नॉट टू सी इट। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, द टीचर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द चीटिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो आपको समझ होना चाहिए कि हमारे पास टर्न ए ब्लाइंड आई का मीनिंग क्या है। फिर दिया गया है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए अपनी ताकत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना, इसका ये मीनिंग निकलता है, ठीक है। टू टेक वन मोर वर्क देन यू कैन हैंडल, टेक ऑन टू मच। एग्जाम्पल के तौर पे ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाई एक्सेप्टिंग 3 प्रोजेक्ट्स एट वंस। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला, अपनी ताकत से ज़्यादा जिम्मेवारी लेने को हम कहते हैं, इस तरह से बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर दिया गया है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था, ठीक है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड की बात करें अगर हम, इसका मीनिंग क्या है, दोबारा नए सिरे से शुरुआत करना। मतलब आप जैसे कि एनटी के लिए पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट के लिए पढ़ रहे हैं, दोबारा से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो दोबारा नए सिरे से जो शुरुआत करता है इंसान, इस तरह से यूज़ होता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, टू स्टार्ट ओवर बिकॉज द फर्स्ट प्लान फेल्ड। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे द प्लान डिड नॉट वर्क सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। फिर यहीं पे दिया गया है एक्शन स्पीक्स लोडर देन वर्ड्स। ये जो एक्शन है, एक्शन स्पीक्स लोडर देन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, देखें अमल बातों से ज़्यादा अहम होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, ठीक है ना। व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि आप क्या करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे ही सेज ही केयर्स बट हिज एक्शन स्पीक लोडर देन वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिर दिया गया है ऐड फ्यूल टू द फायर। अब ऐड फ्यूल टू द फायर का मीनिंग क्या है, हम नहीं कहते जलती पर तेल डालना। मतलब आपने सुना होगा कि कोई बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम कहते हैं तीसरा आदमी आता है तो उस पर आग छिड़कता है, यानी कि जलती पर तेल डालता है। टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है, मेक ए बैड सिचुएशन वर्स इसका सही मीनिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ हिज र्यूड कमेंट्स ओनली एडिड फ्यूल टू द फायर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर दिया गया है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग क्या है, याद रखना गलत सिमत में कोशिश करना या इल्ज़ाम देना। किसी को आप गलत इल्ज़ाम जब देते हैं ना, तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का यूज़ किया जाता है। टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन और फॉलो द रॉन्ग पाथ, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं रॉन्ग पर्सन को या फॉलो करते हैं रॉन्ग पाथ को, तो एक्यूजिंग करना रॉन्ग पर्सन को, ये हमारे पास इस तरह से यूज़ होता है। इफ़ यू थिंक आई टुक यूर पेन यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ओके, फिर दिया गया है क्लोज बट नॉट सिगर। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जब हम बात करते हैं क्लोज बट नॉट सिगर की, तो आप याद रखना ऑलमोस्ट करेक्ट बट नॉट क्वाइट। देखिए ऑलमोस्ट करेक्ट आर सक्सेसफुल बट नॉट क्वाइट, कहने का मतलब ये है कि आप तो अपने गोल के करीब पहुँचे लेकिन कामयाब ना हुए, इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है ना। क्लोज बट नॉट सिगर का, ही वॉज क्लोज टू विनिंग द रेस, क्लोज बट नॉट सिगर। आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्लोज बट नॉट सिगर का मीनिंग क्या होता है कि आप अगर अपने किसी गोल के करीब तो पहुंच चुके हो लेकिन बाद में आप कामयाब नहीं होते, 1 मार्क्स से रह जाते हो, 2 से रह जाते हो, तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। फिर डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। अब देखिए प्रैक्टिकल, हम्बल एंड सेंसिबल जो होता है ना, इसी को कहा जाता है डाउन टू अर्थ, यानी कि जो हमारे पास सिंपल सादा, ठीक है ना, इनोसेंट आदमी होता है। डिस्पाइट बीइंग रिच शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फेस द म्यूजिक, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये भी पूछा गया था और ऑलरेडी मैंने आपको ये MCQs फॉर्म में पढ़ाया था और उसमें मैंने 100+ MCQs कवर किए थे एज अ इडियम एंड फ्रेजिंग। इस बार भी हम ऐसा ही करने जा रहे हैं, तो आपको कोई भी परेशान नहीं होना है। फेस द म्यूजिक का मीनिंग क्या है, टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस, आपने किए का सामना करना, ठीक है। आपने जो किया है ना, फिर उसी का आपको सामना करना पड़ेगा। ही चीटेड इन द एग्जाम एंड नाउ मस्ट फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज, याद रखना इसका मीनिंग निकलता है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ठीक है। फेस द म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा क्लोज बट नॉट सिगर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्शन स्पीक लोडर देन वर्ड्स, इस तरह के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और JKSS भी आजकल ना पेयर फॉर्म में पूछने लगा है, ठीक है। आपको पेयर फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में दे देता है और आपको वहाँ पे जोड़ना होता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। हम उसी चीज़ को नज़र में रख के ही आपके सामने लेक्चर्स लाने की कोशिश करते हैं प्रॉपर सर्च के साथ, ठीक है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी मुश्किल ना आए। फिर आपके सामने दिया गया है गेट यूर एक्ट टुगेदर। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, देखें खुद को संभालना या अपनी हालत बेहतर करना, ठीक है। गेट यूर एक्ट टुगेदर का मीनिंग क्या है,
खुद को संभालना या अपनी हालत बेहतर करना, ठीक है। टू स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम यू नीड टू गेट योर एक्ट टूगेदर। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि गेट योर एक्ट टूगेदर का मीनिंग क्या है, खुद को संभालना या अपनी हालत बेहतर करना। फिर दिया गया है हैव ए चिप ऑन योर शोल्डर। हैव ए चिप ऑन योर शोल्डर का मीनिंग क्या है, देखें अगर हम बात करते हैं इसका मीनिंग निकलता है दिल में रंजिश या गुस्सा रखना। समझ रहे हो, दिल में आप किसी लिए दुख रखते हैं या गुस्सा रखते हैं, तो इस तरह से यूज़ होता है। टू बी एंग्री अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, हैव ए चिप ऑन योर शोल्डर, इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। ही हैज़ ए चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट नॉट गेटिंग प्रोमोटेड, इस तरह से हम इसके बारे में सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि होल्डिंग ए ग्रज यहाँ पे दिया गया है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं जंप द गन, जंप द गन का मीनिंग क्या है, देखें जब हम बात करते हैं जंप द गन के बारे में तो इसका मीनिंग है जल्दबाजी करना। क्या करना, जल्दबाजी करना, वक्त से पहले कदम उठाना। स्टार्ट टू सून, मीनिंग इसका निकलता है टू एक्ट टू सून विदाउट थिंकिंग और बिफोर द राइट टाइम। मतलब कोई इंसान होता है ना जो जल्दबाजी करता है फैसले लेने में, इस तरह से यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे शी जंप द गन बाई अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट बिफोर इट वाज अप्रूव्ड। तो आपको याद रखना है जंप द गन का मीनिंग है जल्दबाजी करना, वक्त से पहले कदम उठाना, यानी स्टार्ट टू सून। फिर यहीं पे दिया गया कीप समथिंग एट बे। अब बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कीप समथिंग एट बे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखें किसी चीज़ को दूर रखना या काबू में रखना। इसका मीनिंग क्या निकलता है, कीप समथिंग एट बे, किसी चीज़ को दूर रखना या काबू में रखना। टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, मीनिंग क्या है इसका, टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। ओके, ही टुक मेडिसन टू कीप द फ्लू एट बे, तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ही टुक मेडिसन टू कीप द फ्लू एट बे, किसी चीज़ को दूर रखना या काबू में रखना, यही मीनिंग निकलता है, याद रखना कीप समथिंग एट बे का। जैसे कि कीप समथिंग अवे, किसी चीज़ को दूर रखना। किक द बकेट, अब इसका मीनिंग क्या है, देखें किक द बकेट की जब हम बात करते हैं ना, इसका मीनिंग है मुरझाना, मर जाना, टू डाई, ठीक है। द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट एट 90, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। किक द बकेट का मीनिंग क्या निकलता है, टू डाई, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मार्क कर लो मार्क। ये जो टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर यहीं पे दिया गया है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब इसका मीनिंग क्या है, देखें लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मीनिंग है सर्च थरोली। अब देखें कोई कसर ना छोड़ना, मतलब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना तो आप उसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ते जो वैलिड हो, ठीक है। टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग, यहाँ पे इस तरह से इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हर सर्च फॉर ए जॉब, तो यहाँ पे याद रखना सर्च थरोली इसका मीनिंग निकलता है। फिर दिया गया है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल का मीनिंग क्या निकलता है, छोटी बात को बड़ा मसला बना देना। जब कोई छोटी सी बात होती है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, उसका बहुत बड़ा मसला बना देते हैं, फिर उससे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो याद रखना इसका मीनिंग है टू एग्जेजरेट ए स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल के तौर पे मैं बोलूँ डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इट इज़ जस्ट अ माइनर इशू, ठीक है। फिर दिया गया है नो पेन नो गेन। इसका मीनिंग क्या है, देखें नो पेन नो गेन की बात करें तो याद रखना मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं, इसका मतलब यही निकलता है नो पेन नो गेन। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, मीनिंग क्या है, यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट समथिंग वैल्यूएबल, कि आपको वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है अगर आपको कोई मंजिल चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है, यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है टू गेट समथिंग वैल्यूएबल, अगर आपको कुछ वैल्यूएबल चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ही वर्क्स आउट डेली नो पेन नो गेन, तो यहाँ पे यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इसका मीनिंग निकलता है। फिर है ऑफ द रिकॉर्ड। अब ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसका मीनिंग क्या है, याद रखना नॉट ऑफिशियल, जो ऑफिशियल ना हो, नॉट टू बी मेड पब्लिक और ऑफिशियली ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑफ द रिकॉर्ड द डील इज़ ऑलरेडी डन, ठीक है। फिर दिया गया ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मीनिंग क्या है, देखें ख़तरनाक हालत में होना। याद रखना ऑन द आइस का मीनिंग क्या है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, उस कंडीशन में आप अपने आप को पाते हैं, इन ए रिस्की सिचुएशन, ठीक है, इन ए रिस्की और डेंजरियस सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पे ही इज़ ऑलरेडी लेट ट्वाइस, ही इज़ ऑन थिन आइस विद हिज बॉस। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, इसका मीनिंग है ख़तरनाक हालत में होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को पाना, ठीक। फिर दिया गया है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अब इसका मीनिंग क्या है, देखें इसका मीनिंग है कि एक मसले से निकलकर और बड़े मसले में फंस जाना। आप क्या हुए, एक मसले से तो आप बाहर निकल गए, लेकिन फिर जाके आप किसी दूसरे मसले में जाके फंस गए, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का। जैसे कि गोइंग फ्रॉम ए बैड सिचुएशन टू ए वर्स वन,
गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। एग्जाम्पल के तौर पे शी लेफ्ट ए टॉक्सिक जॉब एंड एंडेड अप इन एन इवन वर्स वन आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा, एक मसले से निकलकर और बड़े मसले में फंस जाने को ही हम कहते हैं, इस तरह से इसका यूज़ होता है। फिर है पास द बक। अब ये क्या है, पास द बक का मीनिंग क्या है, देखें, जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना। जब आप क्या करते हैं, अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दूसरों पे डाल देते हैं, ठीक है ना, शिफ्ट कर देते हैं ब्लेम को। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय शिफ्टिंग इट टू समवन एल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉप पासिंग द बक एंड फिक्स द प्रॉब्लम यूर सेल्फ। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर दिया गया पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, देखें, इसका मीनिंग ये निकलता है कि तमाम उम्मीदें एक ही चीज़ पर लगा देना। जब आप क्या करते हैं, अपनी सारी होप्स एक ही चीज़ पर लगा देते हैं, ठीक है। रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान। जब आप क्या करते हैं, रिस्क करते हैं हर एक चीज़ को सिर्फ एक प्लान के लिए। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट अप्लाई टू मल्टीपल कॉलेज, ठीक है। मतलब कि आप अगर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बाकी दूसरे ऑप्शंस भी देखने चाहिए, किसी एक पे ही नहीं रहना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर दिया गया है रेज आईब्रोज। यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है, देखें, इसका मीनिंग है हैरत या फिर हम कह सकते हैं ना, नापसंदीदगी पैदा करना, ठीक है। टू काज सरप्राइज आर डिसअप्रूवल, ठीक। यहाँ पे दिया गया है काज सरप्राइज और शॉक। जब आप क्या करते हैं, सरप्राइज काज करते हैं या शॉक काज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हर सडन रेजिग्नेशन रेज मैनी आईब्रोज, कि जो उसने सडन रेजिग्नेशन दिया उसने क्या किया, रेज किए मैनी आईब्रोज। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। रेज आईब्रो का मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है, टू काज सरप्राइज और डिसअप्रूवल। अगर आप में से कोई एंटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा, थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी अच्छे से कवर हो जाएंगे, हर एक चीज़, जनरल इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जैसे कि हम डेली लेक्चर्स जो लाते हैं इनके पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो हमारे पास कंप्यूटर का पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। पेपर सेकंड जो उर्दू का है इसकी भी वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप पेड ग्रुप में। इसमें आपको जैसे लेटर्स कैसे पूछे जाते हैं, एस्से वगैरह जो भी होता है, हम हर चीज़ अच्छे से कवर करेंगे। सेक्शनल टेस्ट आपके 20 से रहेंगे, ठीक है। बाद में आपके फुल लेंथ टेस्ट भी हमने कंडक्ट करवाने हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, एनटी के लिए। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्ट एस्पायरेंट ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। टोटल फ़ी 599 रुपये पड़ेगी आपको, तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, ठीक है। हम आपकी ज़ीरो लेवल से यहाँ पे तैयारी करवाएंगे, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली, हर एक चीज़ अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। तो ये सब का सब इसमें आपका कवर हो जाएगा ओनली 599 रुपीज़ में। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है। अगर आप जेके पीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा 499 रुपीज़ में। उसमें भी सेक्शनल और फुल लेंथ OMR बेस मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। यहीं पे हमारे पास दिया गया है सेव फॉर ए रेनी डे। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखें, बुरे वक्त के लिए बचाना, ठीक है। सेव फॉर ए रेनी डे का मीनिंग क्या निकलेगा, बुरे वक्त के लिए बचाना। सेव मनी फॉर द फ्यूचर, जब आप क्या करते हैं, सेव करते हैं मनी को फ्यूचर के लिए, ठीक है। फिर शूट यूर सेल्फ इन द फुट, इसका मीनिंग क्या निकलता है, देखें, जब हम बात करते हैं शूट यूर सेल्फ इन द फुट की, तो खुद को नुकसान पहुँचाना। जब आप क्या करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, तो शूट यूर सेल्फ इन द फुट, इस तरह से ये इडियम फ्रेज यूज़ किया जाता है। हार्म यूर सेल्फ बाई मिस्टेक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ही शूट हिमसेल्फ इन द फुट बाई लाइंग टू हिज बॉस। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या निकलेगा, टू हार्म यूर सेल्फ बाई योर ऑन एक्शंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। फिर दिया गया है सिट ऑन द फेंस। देखें, अगर हम बात करते हैं सिट ऑन द फेंस की, तो इसका मतलब क्या है, फैसला ना करना, ठीक है, फैसला ना करना, ना टेक साइड्स, ठीक। देखें, टू अवॉइड टॉकिंग साइड्स इन ए डिस्प्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, शी ऑलवेज सिट्स ऑन द फेंस इंस्टेड ऑफ चूजिंग ए साइड। वो हमेशा क्या करता है, गैर जानिबदार रहता है और कोई तरफ नहीं लेता, किसी की तरफ नहीं लेता, किसी की साइड नहीं लेता, किसी की बात नहीं करता। तो सिट ऑन द फेंस इस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट की बात करें तो याद रखना इसका मीनिंग है शक होना, ठीक है, कुछ गड़बड़ लगना, ठीक है ना, समझ आया। स्मेल ए रैट का मीनिंग क्या है, शक होना, कुछ गड़बड़ लगना। सस्पेक्ट समथिंग डिसऑनेस्ट, ठीक है, टू सस्पेक्ट समथिंग इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, आई स्मेल ए रैट, दिस डील सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, है ना। स्मेल ए रैट का मीनिंग क्या होता है, शक होना, कुछ गड़बड़ लगना। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या देखें,
राज फाश करना शुरू में ही हमने पढ़ा था, किसी का सीक्रेट किसी को बता देना, ठीक है। ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर यहीं पे दिया गया है स्टिक यूर गन्स। अब स्टिक यूर गन्स का मीनिंग क्या निकलता है? मेंटेन यूर पोजीशन, जब अपनी पोजीशन पर आप कायम रहते हैं, अपनी बात पे आप कायम रहते हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग है टू मेंटेन योर पोजीशन और ओपिनियन फिर्मली, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्पाइट क्रिटिसिज्म शी स्टक टू हर गन्स, तनकीद के बावजूद वो अपनी पोजीशन पे कायम रखा, ठीक है ना, अपनी बात पे कायम रहा। इस तरह से स्टिक टू योर गन्स का यूज़ होता है। फिर दिया गया स्टॉर्म इन ए टी कप। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? देखें, छोटी सी बात पर हंगामा होना, नोट कर लेना। ए बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, ठीक है। ए लॉट ऑफ फस अबाउट ए स्मॉल इशू, छोटी सी बात पर हंगामा बढ़ जाना, इस तरह से यूज़ होता है। देयर आर्गूमेंट वाज जस्ट ए स्टॉर्म इन ए टी कप, कि उनकी जो बहस थी वो सिर्फ एक छोटी सी बात पर हंगामा था। टेक द बुल बाय द ऑर्न्स, इसका मीनिंग क्या है? फेस ए चैलेंज बोल्डली, ठीक है। हिम्मत से मसले का सामना करना, फेस ए चैलेंज बोल्डली, आप फेस करते हैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली। एग्जाम्पल के तौर पे शी टुक द बुल बाय द ऑर्न्स एंड एड्रेस द इशू, उसने बहादुरी से मसले का सामना किया, इस तरह से यूज़ होता है। थ्रो समवन अंडर द बस, अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? देखें, थ्रो समवन अंडर द बस, इसका मीनिंग है खुद को बचाने के लिए किसको कुर्बान करना, खुद को बचाने के लिए किसी की जान दे देना, ठीक है ना। जैसे कि टू बीट्रे समवन टू सेव योरसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे ही थ्रू हिज फ्रेंड अंडर द बस टू गेट प्रोमोटेड, कि उसने अपनी क्या करने के लिए, पावर के लिए, अपनी तरक्की के लिए उसने अपने दोस्त को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं और ये इस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे दिया गया है टाइट लिप्ड, ठीक है ना, साइलेंट और सेक्रेटिव। अब देखें, टाइट लिप्ड का यूज़ कब होता है? देखें, चुप रहना, बात ना करना, रिफ्यूजिंग टू टॉक और गिव इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे शी स्टेड टाइट लिप्ड अबाउट द प्लान, उसने मंसूबे के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए क्या किया? कुछ नहीं बताया। तो टाइट लिप्ड इस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर दिया गया है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग मिलकर काम ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। टू मैनी पीपल रूइन द टास्क, तो यहाँ पे आपको समझ होना चाहिए टू मैनी पीपल वर्किंग ऑन द सेम टास्क कैन रूइन इट, कि जब ज़्यादा लोग मिलते हैं तो वो काम को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। एवरीवन, एग्जाम्पल के तौर पे एवरीवन ट्राई टू हेल्प बट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, सब ने मदद की कोशिश की लेकिन काम फिर भी बिगड़ गया। फिर दिया गया है टर्न द टेबल्स, ठीक है। टर्न द टेबल्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी हालात है ना, उनको अपने हक में कर लेना, अपनी तरफ कर लेना, रिवर्स द सिचुएशन, ठीक है ना। मीनिंग है टू रिवर्स द सिचुएशन इन योर फेवर, जब आप क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं सिचुएशन को अपने फेवर में। ही टर्न द टेबल्स एंड वन द गेम, उसने हालात अपने हक में किए और वो जीत गया। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर दिया गया है वॉक ऑन एग शेल्स। वॉक ऑन एग शेल्स की जब हम बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या है? बहुत एहतियात से चलना, बड़ी केयर के साथ, मतलब आपको क्या रहना है? अपने आप को बिल्कुल मुख्तात रखना है, एहतियात में रखना है। टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड समवन, ऐसे आप याद रखेंगे, टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड समवन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंस द आर्गूमेंट आई फील लाइक आई एम वॉकिंग ऑन एग शेल्स अराउंड हर, झगड़े के बाद मुझे लगता है कि जैसे मैं उसके सामने बहुत क्या करता हूँ? केयर करता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, अब इसका मीनिंग क्या है? देखें, किसी चीज़ से याद रखना, ला ताल्लुक़ अख्तियार करना, मतलब उसके साथ आप अपना साथ नहीं रखते, उसको छोड़ देते हैं। टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, और याद रखना रिस्पॉन्सिबल, स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव डन ऑल आई कुड नाउ आई वॉश माई हैंड्स ऑफ दिस मैटर, फिर आप उससे बिल्कुल साइड हो जाते हैं। इस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग का मतलब क्या है? किसी चीज़ से आप क्या करते हैं? एहतियात करते हैं, उससे दूर रहते हैं, ठीक। टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव डन ऑल आई कुड नाउ आई वॉश माई हैंड्स ऑफ दिस मैटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जो हो सकता था किया, अब मैं इस मामले से साइड हो जाता हूँ। हम इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया व्हेन पिग्स फ्लाई, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलता है? देखें, जो कभी ना हो सकता हो, ऐसा काम जो कभी ना हो सकता हो, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ठीक है, नेवर इसका मीनिंग है। फिर आपके सामने दिया गया है यू कांट जज ए बुक बाई इट्स कवर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? कि किसी चीज़ या शख्स को आप सिर्फ ज़ाहरी शक्ल से ना जांचो, ठीक है ना, उसका आप उसकी ज़ाहरी शक्ल से आइडिया मत लगाओ, ठीक है ना। अपीयरेंसेस कैन बी मिसलीडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ ही सीम्स र्यूड बट ही इज़ एक्चुअली वेरी काइंड, यू कांट जज ए बुक बाई इट्स कवर, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। मीनिंग क्या है इसका? डोंट जज समवन और समथिंग बाई हाउ दे लुक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आपके सामने दिया गया है गो द एक्स्ट्रा माइल, अब इसका मीनिंग क्या है? हद से ज़्यादा मेहनत करना,
जैसे अभी एनटी का एग्ज़ाम है या फिर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। गो द एक्स्ट्रा माइल टू डू मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल के तौर पे शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर स्टूडेंट्स। तो आपको समझ आया होगा गो द एक्स्ट्रा माइल का मीनिंग क्या है, ठीक है, मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर दिया गया इन द सेम बोट। अब इसका मीनिंग क्या है? इन द सेम बोट मीनिंग है इन द सेम सिचुएशन स्पेशली ए बैड वन, एक ही हालत में होना, एक जैसी मुश्किल में होना, मतलब इन द सेम सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ वी आर बोथ जॉबलेस राइट नाउ, वी आर इन द सेम बोट, ठीक है ना, समझ आया, ठीक है। तो एक ही हालत में होना, एक जैसी मुश्किल में होना, हमारे पास इन द सेम बोट इस तरह से यूज़ होता है। फिर यहाँ पे दिया गया है लीव समवन हाई एंड ड्राई। अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए, लीव समवन हाई एंड ड्राई, इसका मीनिंग क्या है? मुश्किल वक्त में किसी का साथ छोड़ देना। समझ आया क्या कहा मैंने? मुश्किल वक्त में किसी का साथ छोड़ देना। अबेंडन समवन इन ट्रबल, ठीक है ना, टू अबेंडन समवन इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब आप मुश्किल वक्त में किसी का साथ छोड़ देते हैं तब इस इडियम का यूज़ होता है। एग्जाम्पल हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट। तो लीव समवन हाई एंड ड्राई ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यहीं पे दिया गया है प्ले इट बाय ईयर। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा? देखें, हालात के मुताबिक, यानी कि हालात के अकॉर्डिंग आप फैसला करते हैं, ठीक है ना, बगैर मनसूबा बनाए काम करना, ठीक है। टू डिसाइड व्हाट टू डू एज ए सिचुएशन डेवलप्स। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्ले इट बाय ईयर का मीनिंग है गो विद द फ्लो। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है, गो विद द फ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे वी डोंट हैव ए प्लान फॉर द पिकनिक, लेट्स जस्ट प्ले इट बाय ईयर, ठीक है। टू डिसाइड व्हाट टू डू एज ए सिचुएशन डेवलप्स, हालात के मुताबिक कोई फैसला किया जाता है या फिर बगैर मनसूबा बनाए काम करना, इस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास दिया गया है यहाँ पे पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। अब देखें इसका मीनिंग क्या है? पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़, सपोर्ट योर वर्ड्स विद एक्शन। इसका मीनिंग क्या निकलता है? सिर्फ बातें ना करो, अमल से साबित करो। बैक अप योर वर्ड्स विद एक्शंस, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ यू रियली सपोर्ट लोकल बिजनेसेस पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़ एंड शॉप फ्रॉम देम। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमारे पास पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़, इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ बातें ना करो, कोई ऐसा अमल करो जिससे आप कुछ साबित कर पाओ, ठीक। फिर यहाँ पे दिया गया है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स की जब बात होती है, इसका मीनिंग क्या है? रेनिंग हैवली, कि जब क्या होती है, ज़ोरों की बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तब इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। दिया गया है टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसका मीनिंग क्या है? देखें, इसका मीनिंग क्या है? किसी बात को कंप्लीटली सच ना समझना, शक के साथ लेना, ठीक है। डोंट टेक इट लिटरली। अब देखें, डोंट टेक समथिंग टू सीरियसली और लिटरली, किसी बात को मुकम्मल यानी कि सच ना समझना, शक के साथ देखना, इस तरह से इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ही एग्जैजरेट्स ए लॉट सो टेक व्हाट ही से विद ए पिंच ऑफ साल्ट। तो आपको पता होना चाहिए टेक इट विद ए पिंच ऑफ साल्ट कब यूज़ होता है? जब आप किसी बात को कंप्लीटली सच नहीं समझते, शक के साथ देखते हैं। फिर दिया गया हमारे सामने टच वुड। अब ये टच वुड का मीनिंग क्या है? देखें, आप ऐसे नहीं कहते कभी कि अल्लाह ना करे बुरा हो, नज़र ना लगे, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं ना घर में, तो यहाँ पे टच वुड इस तरह से यूज़ किया जाता है, नॉक ऑन वुड फॉर लक। आप याद रखेंगे सैड टू अवॉइड बैड लक आफ्टर मेंशनिंग गुड फॉर्चून, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे माई एग्जाम्स वेंट वेल टच वुड। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप इस तरह से यूज़ करते हैं जो वर्ड्स अल्लाह ना करे बुरा हो या फिर नज़र ना लगे, तो ये हमारे पास इडियम इस तरह से यूज़ किया जाता है। अंडर द रडार का मीनिंग क्या है? देखें, इसका मीनिंग है चुपचाप, ठीक है, चुपचाप किसी की नज़र में आए बगैर, ठीक है। नॉट नोटिस्ड आर डिटेक्टेड, समझ रहे हो? यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अंडर द रडार का मीनिंग है विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, ठीक। एग्जांपल के तौर पे द हैकर वर्कड अंडर द रडार फॉर ईयर्स बिफोर बीइंग कॉट। तो यहाँ पे नॉट नोटिस्ड आर डिटेक्टेड, जो नोटिस ना किया जा सके, जो डिटेक्ट ना किया जा सके। यहीं पे दिया गया है योर गैस इज़ एज गुड एज माइन। अब इसका मीनिंग क्या है? देखें, मुझे भी नहीं मालूम, तुम्हें जितना पता है मुझे भी इतना ही पता है, इस तरह से आप बोलते हैं ना, तो आई हैव नो आइडिया इधर, तो यहाँ पे इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मीनिंग क्या है? आई डोंट नो आइदर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे वाई डिड ही क्विट द जॉब, यूर गैस इज़ एज गुड एज माइन। तो आपको पता होना चाहिए कि यूर गैस इज़ एज गुड एज माइन कब यूज़ होता है, ठीक है।
अंडर द रडार का भी यूज़ होता है, टच वुड का भी यूज़ होता है। इस तरह के जो ईडियम फ्रेजेज है ना, ये कई बार सेंटेंस फॉर्म में दिए जाते हैं, इनको अंडरलाइन किया जाता है और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछा जाता है बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा, ठीक है। या फिर सिंपल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऊपर डायरेक्टली पूछा जाता है कि टच वुड का मीनिंग क्या रहेगा। जैसे आगे मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखे, नॉक ऑन वुड फॉर लक, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इस वीडियो सेशन में हमने हैंडरूड ईडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस किए हैं, आपने सभी के सभी नोट किए होंगे और आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत के साथ इस पीडीएफ को प्रिपेयर किया और आपके सामने रखने की कोशिश की है और ये डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो सेशन लाते रहेंगे, ठीक है। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए उसके लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ पीडीएफ, ठीक, डेली बेसिस पे लेक्चर्स के लिंक मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।